हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश के शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है दोस्तों, कि जैसा कि मैंने आपको अपनी क्लास में कई बार जिक्र किया है कि जब भी हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक के रिवीजन के लिए हम एक प्रश्नोत्तर से संबंधित क्लास का भी अध्ययन अवश्य करेंगे। ठीक है, एक बात। और बात संख्या 2 कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आरबीएसईओ और एनसीईआरटी की किताबों से नोट्स बना करके हम पढ़ रहे हैं, क्या वो नोट्स हमारे लिए कारगर हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन आप स्वयं भी कर सकते हैं। मैंने जो अभी प्रश्न उत्तर की क्लास हमारी चालू होगी उसमें आप प्रश्न उत्तर देख लेना कि विगत भर्तियों में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इससे पहले हमारी जो प्राचीन सभ्यता पर आधारित क्लासों के कंप्लीट होने पर उसके प्रश्नोत्तर से संबंधित एक क्लास का भी अध्ययन करवाया था, आपने देखा होगा। उसमें भी लगभग प्रश्न 90 से 92% प्रश्न हमारी इन्हीं आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन्हीं से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात और, जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष साहू सर ने आपको सोशल साइट पर उनके बयान देखे होंगे। उन्होंने कहा है कि जो परीक्षार्थी मूल किताबों से अध्ययन करेगा वो ही अपने लक्ष्य पर आसानी से प्राप्त कर सकेगा। अब इन मूल किताबों से अर्थ क्या है? उनका कहना है कि मूल किताबें यानी कि जो स्कूली स्तर पर लगती हैं कक्षा 6 से 12, और इसके अलावा यूजी और पीजी स्तर पर जो किताबें लगती है, हिंदी ग्रंथ का अकादमी की हो सकती है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित हो सकती है, या कोटा यूनिवर्सिटी से संबंधित हो सकती है, उन्हीं किताबों से आपको पढ़ना है। सारा का सारा पेपर उन्हीं किताबों से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे आरपीएससी जब कोई भी पेपर लेती है ना, तो उसका एक लेवल होता है। रीट के लिए 3rd ग्रेड है तो उसका थोड़ा लेवल डाउन रहेगा, 2nd ग्रेड के लिए थोड़ा अप, और 1st ग्रेड के लिए उससे भी अप, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उससे भी अप रहेगा। तो 2nd ग्रेड तक की जो भर्तियां हैं ना, उसमें मैं आपको एक राय देता हूं कि आप 6ठी से लेकर के 12वीं तक की किताबों में जो भी टॉपिक मिलते हैं हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप वहीं से पढ़ना, और किसी भी गाइड का इस्तेमाल आप नहीं करना, क्योंकि इससे आपका एक समय बचेगा और आपको बार बार उसका रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा, और आपके मन में जो एक मजबूती आएगी कि मैंने उस सिलेबस को कर लिया और उस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छी प्रकार से किया। क्योंकि आदमी का जब हौसला होता है ना, वही उसे परीक्षा में सफलता की ओर लेके जाता है। ठीक है, और अगर 1st ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो उनके लिए आप ये किताबें तो पढ़नी है, क्योंकि ये आपका एक आधार तय करेगी, आधार को आपको मजबूत बना देगी। और यूजी और पीजी के लेवल की किताबें आपको पढ़ने से पहले इन किताबों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारा आधार बनेगा और हमें आगे पढ़ने में भी आसानी होगी, भाषा को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं, हम आज की क्लास का हम अध्ययन करेंगे। और इन क्लासों में अभी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पेपर लिया है, तब तक के प्रश्नों को लेकर आया हूँ, और आप देख लेना कि ये प्रश्न हमारे जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें हैं वहाँ से ही उठाए गए हैं। राजस्थान के लेवल तक के लिए, जैसे राजस्थान का इतिहास है, भूगोल है, कला संस्कृति है, उनके लिए आप जो कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं वो बेस्ट है एकदम। इसके अलावा जैसे भूगोल के बारे में इन किताबों में थोड़ा कम है राजस्थान का, तो इसके लिए आप हरिमोहन सक्सेना की किताब है, सुपर बेस्ट है एकदम।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके लिए कि मंडन के द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी। कि मंडन जो कुंभा के दरबारी था, उनके द्वारा किन पुस्तकों की रचना की गई थी। हमने जो कुंभा की क्लास का अलग अध्ययन किया था, उनमें इन पुस्तकों का विवरण दिया हुआ है। राजवल्लभ मंडन के द्वारा रूपावतार, रूपमंडन, ये भी मंडन के द्वारा देवमूर्ति प्रकरण, ये भी मंडन के द्वारा वास्तुसार, वास्तुमंडन, ये भी किसके द्वारा की गई है, मंडन के द्वारा की गई है रचना। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो चारों ऑप्शन है वो क्या है, सत्य है। तो चारों ऑप्शन भी हमारे इसमें क्या रहेंगे, सत्य रहेंगे। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, जिन भाइयों के पास आरबीएससी की जो प्रणति किताबें नहीं है, वो आप आरपीएससी की साइट पे जाकर के, आरबीएससी की साइट पे जाकर के वहां पर एक मॉड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर जरूरत रही तो उसका मैं एक आपके लिए एक अलग से एक क्लास बनाकर भी डाल दूंगा कि किस प्रकार आपको वहां से डाउनलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। मैंने जो हमारी लास्ट क्लास थी महाराणा प्रताप से संबंधित, उसमें आपको बताया था कि इसमें दा शब्द आ रहा है, तो बंदायूं में क्या शब्द आता है, दा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बंदायूनी। कर्नल जेम्स टॉड अंग्रेज अधिकारी है, तो इसका नाम भी ओड़ पचोड़ो ही रहेगा। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपली कहा था। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न है कुछ प्रकार के जो हमारी इन आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में नहीं है, तो आप इनको ध्यान रख लेना। मैं इसके लिए लेकर आया हूँ आपको, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड की भर्ती में आया हुआ प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। ऑप्शन है जीवा शाह, तारा भील, राणा पुंजा और लूणा चावंड्या। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, राणा पुंजा। महाराणा प्रताप की सेना की भील सेना का नेतृत्व किसने किया था, राणा पुंजा ने किया था हल्दी घाटी युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है हमारा कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन। ये मालदेव का पुत्र था और चंद्रसेन के बाद में जो इसका भाई था मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ का शासक बना था। ठीक है, राव चंद्रसेन वो पहला शासक था राजपूत जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इसके बाद में ही महाराणा प्रताप का कार्यकाल प्रारंभ होता, इसलिए इसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, चंद्रसेन का भाई था उदय सिंह, और इसे मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इनके बारे में हम हमारी मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित जो क्लासें हैं वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। मोहम्मद लोधी शामिल था, हसन खान मेवाती, हाकिम कांसूर और मालदेव राठौड़ भी शामिल था। ठीक है, अब कंफ्यूज होंगे आप इन दोनों में, हसन खान मेवाती या हाकिम कांसूरी। तो इनमें से एक तो था प्रताप के काल में और दूसरा था सांगा के काल में, तो कंफ्यूज वाली बात नहीं है। आज हम इस कंफ्यूज को भी दूर कर देंगे। जैसे खानवा का युद्ध कौन से क्षेत्र में लड़ा गया था, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, और उस क्षेत्र को मेवात भी कहा जाता है क्योंकि वहां की भाषा मेवाती है। तो हसन खान मेवाती, कौन, हसन खान मेवाती सांगा की सेना में शामिल होने वाला अफगान सेना नायक था। ये दोनों ही अफगान सेना नायक थे, मोहम्मद लोधी और हसन खान मेवाती। और हकीम कांसूरी कौन से युद्ध में शामिल हुआ था, प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल हुआ था।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेवाती, मेवात प्रदेश का, और मेवात प्रदेश में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? खानवा का और बयाना का 2 युद्ध हुए थे, तो इनमें से कौन सा रहेगा? तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में, तो खानवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, उसे सांगा ने 2 युद्धों में पराजित किया था। प्रथम था खातौली का युद्ध और दूसरा था बाड़ी का युद्ध। खातौली वाला युद्ध हुआ था 1517 में और बाड़ी वाला युद्ध कब हुआ था? 1518 में। कब? 1518 में। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा खातौली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। इनमें से आपको सत्य को पहचान करनी है कि राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, यह सत्य है बात। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था, यह भी सत्य है। बाबर का सेनापति था बयाना में मेहंदी ख्वाजा, उसे सांगा की सेना ने परास्त किया था, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है हमारा कि खानवा के युद्ध में जाला बिद्दा ने राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का छत्र धारण किया था। ये यहां पर गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि पहले सांगा आया प्रताप, उसके बाद में आया तो पहले जाला अज्जा और बाद में जाला बिद्दा, पहले ए और बाद में बै। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा ये गलत ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? 1 और 2। क्या? 1 और 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये वही प्रश्न है जो हमने आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनसे बनाए हैं। ठीक है, यही मानना है कि प्रश्न बाहर से नहीं जाते हैं, इन किताबों से बाहर नहीं जाते हैं प्रश्न, आप राजस्थान जीके से संबंधित है वो। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, भर्तियों में पूछे जाते हैं, जो बहुत कठिन भी होते हैं और हमारे के द्वारा पढ़े भी नहीं होते हैं। तो इन प्रश्नों को छोड़ देना ही उचित है, परंतु आज की क्लास में हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? ठीक है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह, अमर सिंह द्वितीय और संग्राम सिंह। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। ठीक है, कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी, जो लगभग 12 वर्ष तक रही थी? कौन सी है? चावंड। कौन सी है? चावंड। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां पर बनाई थी? चावंड को बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम कि कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज है, जिसके हमने 5 भागों का चर्चा की थी। रसिक प्रिय, ये जयदेव के जो गीत गोविंद उस पर टीका लिखा गया था, रसिक प्रिय। सूड प्रबंध है, ये भी कुंभा के द्वारा रचित है। प्रसाद मंडन, ये मंडन के द्वारा रचित है। राजमहलों से संबंधित है, ये ग्रंथ राजमहलों से संबंधित है, तो ये ग्रंथ किसका है? मंडन का है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? कि कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? वैसे तो ये दुर्ग किलों से संबंधित टॉपिक है, परंतु इसका हमने
अध्ययन किया है। तो ये प्रश्न भी लिए मैं आपके सामने। कटारगढ़ कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कटारगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा स्थान जहां पर कुंभा स्वयं निवास करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन कौन था? यानी कि मुगल शासक उस समय कौन समकालीन था? तो आपको बताया है कि जिनके साथ उनकी अनबन भी हो गई थी कुछ विवाद को लेकर के, जैसे चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी जजिया कर, उनसे संबंधित। तो इस समय कौन था मुगल शासक? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? सेकंड ग्रेड की भर्ती में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी आया है, सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में भी आया है, कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया है, राजस्थान पुलिस की भर्ती में 2018 वाली भर्ती में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। और 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बयाना का युद्ध, जिसमें बयाना के युद्ध में सांगा की विजय हुई थी और खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ये एक प्रकार का निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसके बाद में मुगल सत्ता का आधिपत्य स्थापित हो गया था राजस्थान में भी। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे? सांगा के पक्ष में कौन कौन से थे? राजा भारमल, सही है। वीरमदेव मेड़तिया भी था। राव बिक्का नहीं था। कल्याण सिंह था। राव लूणकरण ये भी नहीं था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 1 नंबर होगा, 1 और 2। भारमल भी था एडर का और वीरमदेव मेड़तिया भी शामिल था इस युद्ध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। रावत जग्गा और रावत बाग किस शासक के सरदार थे? अब जग्गा के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, परंतु रावत बाग सिंह के बारे में पढ़ा था, जो देवरिया के सरदार थे, जिन्होंने सांगा के खानवा के युद्ध में साथ दिया था। तो ये किसके सरदार थे? राणा सांगा के। किसके थे? राणा सांगा के। और मेवाड़ का जो द्वितीय शाखा हुआ था 1535 में, इन्होंने ही उस समय केसरिया किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? इसका भी हमने हमारी क्लास में अध्ययन किया था कि वो कौन सा शासक था जिसने सांगा के बेड़े को छोड़कर बाबर के बेड़े में चला गया था। वो कौन था? सहलदी तंवर। कौन था? सहलदी तंवर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर, सहलदी तंवर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और ये जालाजा कौन है? जिन्होंने सांगा के घायल होने पर छत्र स्वयं धारण किया था। निम्न में से बीकानेर के शासकों में से कौन है जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? कौन था? राव जयतर सिंह का पुत्र राव कल्याणमल। कौन था? राव कल्याणमल। कौन था? राव कल्याणमल, जो खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से भाग लिया था। (1453) में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा, यानी कि वह कौन सा शासक था जिसने 1453 में मंडोर पर आक्रमण करके मंडोर को अपने अधीन ले लिया था? वो था महाराणा कुंभा। कौन था? महाराणा कुंभा। और उसके बाद में जो मारवाड़ का शासक था राव जोधा के बीच में संधि हुई थी, और उस संधि के तहत उस संधि को अवल बावल की संधि भी कहा जाता है, जिसमें सोजत की सीमा को निर्धारित किया गया था कि एक तरफ मेवाड़ और दूसरी तरफ मारवाड़।
और राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? महाराणा कुंभा। क्या होगा? महाराणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। चंपारण की संधि किस किस के मध्य हुई थी? चंपारण की संधि पहले तो हुई कब थी? 1456 में। कब हुई थी? 1456 में। मालवा और गुजरात के सुल्तान के बीच में, जिसमें मालवा का शासक था मोहम्मद खिलजी, और उसमें जो गुजरात का जो हमारा शासक था, मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के शासक है कुतुबुद्दीन के बीच में हुई थी। ठीक है, मालवा का जो शासक था वो मोहम्मद खिलजी प्रथम था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर वो रहेगा, वो होगा मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में उन्होंने इस प्रकार संधि की थी कि हम दोनों संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेंगे, परंतु इस नीति में वो क्या रहे थे? असफल रहे थे। हमारा राइट आंसर ये होगा मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। खातौली का युद्ध लड़ा गया था, ये सेकंड ग्रेड संस्कृति डिपार्टमेंट में, सॉरी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये भर्ती है कि खातौली का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। अभी इससे संबंधित हमने प्रश्न किया है सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। सांगा और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के बीच में और मेवाड़ के शासक के मध्य लड़ा गया था खातौली का युद्ध, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ लिखा गया है, तो यहाँ पर जो विजय स्तंभ है उसे सही माना गया है। विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने कराया था? इसका भी हमने कुंभा के जो क्लास थी उसमें अध्ययन किया था, महाराणा स्वरूप सिंह। कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। ये थर्ड ग्रेड इंग्लिश में भर्ती है 2023 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है राणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। अब इसमें कीर्ति स्तंभ है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कीर्ति स्तंभ जैन धर्म से संबंधित है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसे? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और जो विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया वैष्णव धर्म के संबंधित है, और इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर कि कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। संगीत राज कुंभा के द्वारा रचा गया था, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। रसिक प्रिया कुंभा के द्वारा, राजवल्लभ ये मंडन की रचना है। किसकी? मंडन की। और संगीत मीमांसा भी कुंभा की रचना। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, इसका उत्तर रहेगा राजवल्लभ। राजवल्लभ ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? कुंभा के दरबारी मंडन के द्वारा रचित है। चलिए अगले प्रश्न पर। शिल्प शास्त्री मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन, क्या नाम है? रूप मंडन का संबंध किस विषय से? रूप यानी कि रूप किसका देते हैं? किसी प्रतिमा का देते हैं। तो इससे आप याद रखना रूप मंडन का संबंध किससे है? मूर्ति कला से। किससे संबंध है? मूर्ति। राजप्रसाद का राजवल्लभ मंडल जो ग्रंथ लिखा गया था उससे संबंधित है। और यहाँ पर हमारा पूछा गया प्रश्न है कि रूप मंडन का किससे संबंध है? तो रूप मंडन का संबंध है मूर्ति कला से। किससे है? मूर्ति कला से संबंध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आ गया कि शिल्प शास्त्री मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन है, रूप मंडन भी है, वास्तुसार मंडन भी है, परंतु कला मंडन नहीं है। क्या नहीं है? कला मंडन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या है? वो कला मंडन है। तो देखिए साथियों, आप साथ साथ में ये भी नोट करते रहें कि ये प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्या ये प्रश्न
हम जिन क्लासों से अध्ययन कर रहे हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें, उनसे बाहर है क्या? तो मेरा यही मानना है कि राजस्थान जीके से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप इन्हीं किताबों से पढ़ना और अन्य किसी भी किताब की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? यह वही व्यक्ति है जब गोहिल शाखा की जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया था और वहां पर जो दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार कर लिया था और पुनः वापिस उस पर सिसोदिया वंश की शाखा का पुनर्स्थापना की थी। किसने? हमीर ने। ये सिसोदा गांव था, गांव से थे, इसलिए इनका जो शाखा थी वो सिसोदिया शाखा कह गई। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा गया है और इनके लिए एक अन्य उपाधि है विषम घाटी पंचानन। राणा हमीर कौन है? राणा हमीर ये सिसोदिया शाखा के प्रथम शासक रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। सूड प्रबंधन के लेखक कौन है? इससे संबंधित अभी एक हमने प्रश्न किया था, महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1303 में अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था वह कौन था? इसका भी हमने अध्ययन किया था, हमारी जो गोहिल वंश से संबंधित पहली क्लास थी उसमें। कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो भी उस युद्ध में शामिल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी और की खान का खनन प्रारंभ हुआ था? मैंने बताया था लाखा के समय लाख रुपए के काम हुए थे। एक पिछोला झील बनी थी जो किसी बंजारे के द्वारा बनाई गई थी, दूसरी सीसा जावर की जो खान थी वहां पर खनन कार्य प्रारंभ हुआ था सीसा जस्ता और चांदी का। तो महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा, जिनका पुत्र हुआ है राव चुंडा, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये कैसा प्रश्न हो गया? चलिए इसे एक बार छोड़ देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर जिक्र करते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, जिसका हमने हमारी पहली क्लास में अध्ययन किया था गुल शाखा का। बप्पा रावल जिनका मूल नाम था कालभोज। इसी बप्पा रावल ने एकलिंग जी में का मंदिर बनाया था कैलाशपुरी में। जो एकलिंग जी महाराज हैं वो लकुली संप्रदाय से संबंधित हैं और मेवाड़ के शासक इन्हें अपना कुल देवता भी मानते हैं। और बप्पा रावल के बारे में एक चीज और है, इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी। किसे? नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम। कि निम्न में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? मेवाड़ के शासकों का वर्णन किया गया है कि कौन सा क्रम है वो सही है। जेतर सिंह, समर सिंह और तेज सिंह। अब समर सिंह के बारे में तो हमें पता नहीं है, परंतु तेज सिंह और जेतर सिंह ये सही नहीं है, क्योंकि जेतर सिंह के बाद में जो शासक बना था वो तेज सिंह था। जेतर सिंह के बाद में सीधा कौन बना था? तेज सिंह बना था। समर सिंह हो सकता है कि उनके बाद में बना हो, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा समर सिंह, तेज सिंह और जेतर सिंह, ये भी कथन गलत है। राइट आंसर रहेगा जेतर सिंह। जेतर सिंह के बाद में मेवाड़ का जो शासक बना था वो तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद में बना है समर सिंह। कौन था? जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, ये कालक्रम है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि इन शासकों के जो कालक्रम है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर सीधे शासकों के कालक्रम भी पूछ सकता है कि इसके बाद में कौन सा शासक है, उसके बाद में कौन सा शासक आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को क्या उपाधि दी गई थी? इसका भी हमने जिक्र किया था कि संगीत ज्ञान होने के कारण, संगीत ज्ञान और नाटक
इनका ज्ञान होने के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, कौन सी उपाधि? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। संगीत राज 5 भागों में लिखा गया इनका स्वयं का ग्रंथ है। दान गुरु और हाल गुरु, हाल गुरु पहाड़ी दुर्ग बनाने के लिए और दान गुरु दानवीर होने के कारण ये उपाधि दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये प्रश्न थोड़ा अलग है, आप इसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रख लेना। कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सीधा सा राइट आंसर होगा बदनौर, बदनौर भीलवाड़ा में महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का भव्य मंदिर भी बनाया था। महाराणा कुंभा ने कहां पर? बदनौर भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ये गागरोन का युद्ध वही है जब महाराणा सांगा के समय मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने आक्रमण किया था किस पे? चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, क्योंकि जब मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय शासक बने था तब वो चंदेरी के शासक मेदिनी राय के सहयोग से बना था और मेदिनी राय के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण उसने मेदिनी पर आक्रमण कर दिया था। उस समय मेदिनी राय भागकर किसके शरण में आ गया था? महाराणा सांगा के शरण में। तब मालवा के सुल्तान और गुजरात की सेना ने संयुक्त रूप से गागरोन पर आक्रमण किया था और महाराणा सांगा ने उसका सामना करते हुए मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय की सेना को परास्त भी किया था और उसे 6 महीने चित्तौड़ में बंदी बनाकर भी रखा, बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया था। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम कि सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? सांगा के समय मालवा का शासक है कौन था? कुंभा पहले था कि सांगा पहले था? कुंभा। तो कुंभा के समय मोहम्मद खिलजी प्रथम और सांगा के समय मोहम्मद खिलजी द्वितीय। हमारा राइट आंसर रहेगा 2 नंबर, मोहम्मद खिलजी द्वितीय सांगा के समकालीन मालवा का शासक था। चलिए अगले प्रश्न पर कि निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? आप इस प्रश्न को थोड़ा आसान मत समझ लेना, थोड़ा सा इसे घुमाकर पूछा गया है। यह व्याख्याता परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी आपको भाषा समझनी है कि यह बोल क्या रहा है कि मारवाड़ के किस शासक ने, यानी कि किस शासक ने सांगा की सहायता की थी? राव गांगा ने की थी। किसने की थी? राव गांगा ने की थी। उसने अपने पुत्र मालदेव को खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में भेजा था। यहां पर शासक की बात हो रही है, न कि किस व्यक्ति की बात हो रही है। शासक था उस समय मारवाड़ का राव गांगा, और राव गांगा ने मालदेव को यानी कि अपने पुत्र को खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में भेजा था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न उत्तरों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये बहुत इजी प्रश्न है और हम जल्दीबाजी में गलत कराते हैं। तो अगर हम ऐसे आसान प्रश्नों को गलत करते हैं तो हम हजारों अभ्यर्थियों से पीछे चले जाते हैं। तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बड़े ही विवेक और आराम से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसे चक्रपाणि मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया है? ये चक्रपाणि मिश्र कौन है? महाराणा प्रताप का दरबारी था जिसने कुछ ग्रंथों की रचना की थी। नंबर 1 विश्व वल्लभ सत्य है, मुहूर्तमाला ये भी सत्य है, और राज्य अभिषेक ये भी सत्य है। इनमें से कौन सा नहीं है?
देव मूर्ति प्रकरण, ये मंडन के द्वारा लिखा गया, कुंभा के समकालीन मंडन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जबकि विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक और मुहूर्तमाला, इन सभी का संबंध किससे है? महाराणा प्रताप के समय चक्रपाणी से। मुहूर्तमाला किससे समय? ज्योतिष विद्या से। राज्य समय गदीन शाही की पद्धति से। और विश्ववल्लभ किससे संबंधित है? उद्यान पद्धति से। ये किस विषय पर आधारित है, इनको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी रूप मंडन का संबंध किससे है, तो उसका उत्तर था हमारा मूर्तियों से संबंध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? हमने अध्ययन किया था फरवरी 1615 में जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को भेजा था, और उस समय मेवाड़ का शासक अमर सिंह था, उनके बीच में संधि हुई थी। तब किसके शासनकाल मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? तो जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में यह प्रश्न आया हुआ है कि 17वीं शताब्दी के जो चित्तौड़ राठौड़ गठबंधन हुआ था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ का जो शासक था महाराणा राज सिंह प्रथम। यह गठबंधन क्यों हुआ था? जो मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, उसे औरंगजेब के खेमे से बाहर निकाल कर लाना था। उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ने, जिसे मारवाड़ के राठौड़ों का यूलिसियस कहा जाता है, कर्नल टोड के द्वारा दुर्गादास राठौड़ थे। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा महाराणा राज सिंह प्रथम, जिनके समय में रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति भी लिखी गई थी, और राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया गया था, गोमती नदी के जल को रोककर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? अब औरंगजेब के समय महाराणा कौन था मेवाड़ का? तो सीधी सी बात है, राज सिंह। कौन था? राज सिंह से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु राज सिंह ने किसी प्रकार की सहायता नहीं की, वो युद्ध से तटस्थ रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि संगीत पर लिखे गए निम्न ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा के द्वारा रचित है? संगीत राज है, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। संगीत मीमांसा है, सूर प्रबंध है, और रसिक प्रिया भी है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों के चारों सही है। इन चारों ग्रंथों की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। एक और है इसके अलावा, अच्छा संगीत मीमांसा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया था। नृत्य, रस, पाठ, इस प्रकार के 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसे भी छोड़ दो आप। चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। मैंने अभी जिक्र किया था, जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म के आदिनाथ का स्मारक है। आदिनाथ का स्मारक है, जबकि विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के प्रथम के बीच में लड़ा गया था 1437 में, और इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ के जो निर्माता कौन थे? पुमा, जेता, नापा और पुंजा, ये 4 मुख्य शिल्पकार थे विजय स्तंभ में बनाने में। ठीक है, 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था मोहम्मद खिलजी प्रथम और कुंभा के बीच में, यानी कि मालवा और मेवाड़ के बीच में। अगला हमारा प्रश्न है, कॉलेज व्याख्याता 2016 की भर्ती में पूछा गया
कि प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में कौन से सत्य हैं। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करते हुए जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, ये बात सत्य है। ठीक है। उसके बाद में मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था, यह भी बात सत्य है। राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था, यह भी बात सत्य है, क्योंकि नारायण दास अकबर प्रताप की सेना में शामिल थे। इसके बाद में राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम प्रयास 1584 या 85 में जगन्नाथ कछुआ के नियंत्रण में एक सेना भेजकर किया गया था, यह भी सत्य है। ठीक है। इनमें से जो 3 ऑप्शन है वो हमारे पढ़े हुए हैं नोट्सों में, दूसरा भी हमने देखा है, तीसरा भी देखा है और चौथा भी देखा है, परंतु पहला ऑप्शन हमने नहीं देखा है। इसे आप नोट कर लेना और ध्यान में रख लेना कि अकबर ने प्रताप के सौतेले भाई जगमाल, यह वही जगमाल है जिसे प्रताप से पहले उदयन सिंह के बाद में शासक बनाया गया था, जिसे प्रलोभित करते हुए जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी अकबर ने। तो यहां पर चारों ऑप्शन सत्य है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, जो ज्योतिष विद्या पर आधारित है, अभी हमने जिक्र की थी चक्रपाणी मिश्र के द्वारा। किसने? चक्रपाणी मिश्र के द्वारा। रामासांदु और मालासांदु भी, इनका भी जिक्र किया था। ये विद्वान थे, और जिसमें मालासांदु ने कहा था कि प्रताप खुले आसमान के रूप में है और अकबर उसमें एक पक्षी के तुल्य बताया गया। ताराचंद और बामासाय ये दोनों भाई थे जिसने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो अभी हमने जिक्र किया था जगमाल सिंह को। किसे? जगमाल सिंह को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान करके अपने पक्ष में इसे शामिल किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो हमारा जो है जमा बाटो। क्या? जमा भाटो। सबसे पहले जलाल खान कोरची को भेजा गया था, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद में मान सिंह को भेजा गया था, इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद में भगवंत दास, और लास्ट में किसे भेजा गया था? टोडरमल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम बताएं। मैंने बताया था आपको अपनी क्लास में, जो लास्ट क्लास थी, कि हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें युद्ध का प्रारंभ हाथियों की लड़ाई से ही हुआ था, जिसमें प्रताप की ओर से था राम प्रसाद और लूणा, और अकबर की सेना की तरफ से था गजमुक्त। तो यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 2, लूणा और राम प्रसाद। ये कौन थे? प्रताप की खेमे में शामिल थे, और गजमुक्त और गजराज ये अकबर के खेमे में शामिल थे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर होगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? कुंभलगढ़ को तो 3 या 4 सालों के लिए बनाया था, जब शाहबाज खान ने उस पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को 1585 में, किसे? चावंड को 1585 में अपनी राजधानी बनाया था, जो 1597 तक रही थी, यानी कि 12 साल तक। कितने साल तक? 12 साल तक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? चावंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? यह हमने चर्चा की थी इस प्रश्न पर, कि महाराणा प्रताप का जो शासन काल है वो 1572 से 1597 तक है।
इसलिए कहता हूं कि शासन भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कि उनका कार्यकाल कितने समय तक है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इनमें लगभग 25 वर्ष का अंतर रहेगा। तो देख लो कौन से में ऑप्शन में है, 25 वर्ष इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसे हम 24 वर्ष मान सकते हैं क्योंकि नजदीक का यही है। अगर यहाँ पर 25 वर्ष दिया हुआ था तो उसका जो उत्तर रहता वो हमारा 25 वर्ष होता। 22 वर्ष होगा नहीं, 27 वर्ष भी नहीं होगा और 31 वर्ष भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 24 वर्ष रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक ने, राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि भी धारण की थी? इसे भी आप थोड़ा महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रखना कि किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम जो औरंगजेब के समकालीन मेवाड़ का शासक था, उसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी और इसी ने राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। (1679) में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या रहा था? चलिए देखते हैं। औरंगजेब के द्वारा 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाए जाने से राजा राणा राज सिंह नाराज हुआ था औरंगजेब से, ये सत्य है। औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में लेना, इसे एक बार छोड़ देते हैं। राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह करना, यह भी सत्य है। राज सिंह के द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना, क्योंकि औरंगजेब कट्टर एक मुसलमान शासक था और उसने विभिन्न हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सत्य है। और औरंगजेब के द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में लेना, इस पर हम ऑप्शनों से इस प्रश्न को हल करेंगे। ऑप्शन दिए हुए नहीं है क्या? ऑप्शन शायद कट गए हैं इसमें। तो इसमें जो हमारा जो राइट आंसर रहेंगे ये चारों ऑप्शन रहेंगे। उसमें क्या रहेंगे? चारों ऑप्शन है कि औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को भी अपने अधिकार में ले लिया, ये भी सत्य है। किशनगढ़ के नरेश की पुत्री चारुमती का विवाह राज सिंह से हुआ था, ये भी सत्य है। और राज सिंह के द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का भी प्रतिरोध किया गया था। ये वो चारों कारण हैं जिसके कारण औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संबंध कटु हो गए थे, यानी एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हुआ था? कौन थी वो राजकुमारी? अभी हमने जिक्र किया था, चारुमती। कौन थी? चारुमती। चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, परंतु चारुमती राज सिंह को पसंद करती थी और उन्हें संदेश भेजा। तब राज सिंह ने उन्हें उनके साथ विवाह करके अपने महल में ले आए थे, जिसके कारण औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह से पहले कौन था? सांगा। सांगा के बाद में रतन सिंह, रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में बनवीर बना था और बनवीर के बाद में बना था महाराणा उदय सिंह। तो यहां पर रतन सिंह के बाद में कौन शासक बना था? विक्रमादित्य, सांगा का पुत्र। यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? राणा विक्रमादित्य। यह प्रश्न भी जो 2002 मॉडल की जो आरबीएससी की किताब है उसमें यह दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि इन शासकों का जो कालक्रम है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण तो क्या था? ऑप्शन के अनुसार चर्चा करते हैं। सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगमा पद्धति, सांगा के रण कौशल में कमी नहीं, सांगा की सैनिक कमजोरी, ये भी नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा
बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था कि सांगा ने पहली बार राजपूतों के खिलाफ तोपों और तोपखाने ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, और दूसरी तरफ राजपूत अपने परंपरागत भाले तलवारों से युद्ध लड़ रहे थे, जो किसी दुश्मन सेना के नजदीक जाके ही मार सकते थे, जबकि बाबर की जो तोप थी वो दूर खड़े सैनिकों को भी, शत्रु सैनिकों को भी संहार कर सकती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। सन 1576 के युद्ध के बाद में अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? यह भी आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ लेना। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आमेर का शासक जगन्नाथ कछवा, जो मान सिंह का भाई था, उसे उदयपुर का प्रशासन सौंपा था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर ने। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं आज के। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो मांडलगढ़। बसवा में उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। देख लो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है। बसवा में उनका निधन हुआ था और अंतिम संस्कार कहां पर किया गया था? मांडलगढ़ में। उसी प्रकार है महाराणा प्रताप का जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी चावंड में, और उनका अंतिम संस्कार कहां पर किया गया था? बांडोली में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इन क्लास को बनाने का पीछे रीजन यही था कि क्या हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, क्या हम जो नोट्स बना रहे हैं आरबीएससी की और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, क्या उनसे ही संबंधित प्रश्न आए हैं विगत भर्तियों में, ये जानने का हमारा एक प्रयास था। और मैंने तो यही देखा है कि लगभग 90 से 92% प्रश्न इन्हीं किताबों से आ रहे हैं। तो कृपया आप भी इन बातों का ध्यान रखें और मूल किताबों से ही पढ़ें, विद्यालय वाली कक्षा 6 से 12 और इसके अलावा यूजी और पीजी की किताबें। ठीक है, हमारी जो टीम ने पहल की है वो राजस्थान जीके से है। ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री की क्लासों से प्रारंभ किया गया है, और इन क्लासों को पढ़ने के बाद में आपको किताबों की पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जितना प्रश्न बन सकते हैं, जिस प्रकार बन सकते हैं, आसान से आसान और कठिन से कठिन, वो सभी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपके सामने रखे जा रहे हैं। और इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर है, नाम से है, वहां पर अपलोड है, डेली की कर दी जाती है। और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं हम अगली क्लास में।